नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, एक अंधेरी और भूतिया हवेली में एक प्राचीन बुराई जाग उठती है जो अपनी राह में सब कुछ नष्ट करने की धमकी देती है। चार दोस्त सूरज, रॉकी, संजना और प्रीति अपने अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ी एक खौफनाक सच्चाई में फंस जाते हैं। जैसे जैसे वे हवेली के रहस्यों को उजागर करते हैं, एक भयंकर राक्षस को जिंदा कर देते हैं जो एक पुराने शाप से जुड़ा हुआ है। अब उनके पास समय कम है और डर से घिरी इस हवेली में उन्हें एक लाश के राज्य को खोलकर इस डरावने राक्षस को रोकना है। क्या वे बच पाएंगे या यह शाप उन्हें भी निगल जाएगा? डर, दोस्ती और मुक्ति की इस खौफनाक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। सिमरन सिमरन सिमरन। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। पूरे बदन पर पसीने ही पसीने होते हैं। प्रीति को लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। आवाज किसी मर्दानी सी लग रही थी। प्रीति अभी 18 साल की थी। अचानक से आवाज आना उसकी समझ से बाहर था। पहले भी ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन वह यह सोचकर नजरअंदाज कर देती थी कि सब नींद में होता है। उसने कभी इस आवाज पर गौर नहीं किया था। घबराई हुई प्रीति उठकर अपने पापा के रूम में जाती है, जहां उसके पिता मामा के साथ थे। वह उन्हें जगाती है। बाबा, बाबा, उठिए ना, मुझे वह आवाज फिर से आ रही है, प्रीति ने कहा। उनके पिता अक्सर घर पर शराब पीकर ही आते थे। जब से उनकी मम्मी का देहांत हुआ था वह शराब पीने लगे थे। कोई बात नहीं प्रीति बेटा, आप वहां सोफे पर सो जाओ, कुछ नहीं होगा, उनके पिता ने कहा। प्रीति का कोई बड़ा भाई भी नहीं था। घर में सिर्फ एक मामा और पिता थे। मामा कभी कभी घर पर आते और प्रीति का बहुत ख्याल रखते थे। किसी तरह रात गुजरती है, लेकिन प्रीति को नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह अपने दोस्त आदित्य को सब कुछ बताती है। जरूर तुम्हारा कोई चाहने वाला होगा, आदित्य मजाक में कहता है। बकवास बंद कर, प्रीति झल्लाकर कहती है। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है क्या? अरे बाबा, आप तो नाराज हो गई। आदित्य उसे हंसाने की कोशिश करता है। ओके बेबी, आई एम सॉरी। वह दोनों कान पकड़कर माफी मांगता है। प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है आदित्य? ये सोचने की बात है यार। आदित्य थोड़ा गंभीर होकर कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी। क्यों ना हम उस पहाड़ी वाले बाबा के पास चलें? प्रीति घबराते हुए कहती है। मुझे तो उससे ही डर लगता है। आदित्य पूछता है, क्यों? उसकी आंखें देखी हैं, बिल्कुल लाल, जैसे सारे भूत उसी में घुसे हुए हों। प्रीति सहम कर कहती है, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना यार। आदित्य उसे दिलासा देता है। ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगे? वह आदित्य से कहती है। तो क्या मैं तुम्हें अकेले भेजने वाला दिखता हूं? वह मुस्कुराकर कहता है। क्लास का समय हो गया था। दोनों कैंटीन से क्लास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे कोई नजर उन्हें देख रही हो, उनका ध्यान इस पर नहीं जाता। आदित्य प्रीति का बहुत अच्छा दोस्त था। वह एक अमीर आदमी का बेटा था, जबकि प्रीति गरीब घर में पली बड़ी थी। हर वक्त प्रीति को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर जगह, हर पल, और शायद उसका ख्याल सही था। क्लास के बाद आदित्य उसे घर ड्रॉप करने जाता है। तो कल चले वहां पहाड़ी पर? प्रीति ने पूछा। कल नहीं, आज ही चलते हैं, शाम को। कल किसने देखा है मैडम? आदित्य ने दिलासा देते हुए कहा। लेकिन आज तो काम भी है और नोट्स भी बनाने हैं, प्रीति ने झिझकते हुए कहा। ओके बाबा, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, आदित्य ने कहा। प्रीति तैयार हो गई।
जैसे ही वह घर की तरफ बढ़ रही थी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, हम। जैसे कोई आवाज आ रही हो, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दी। प्रीति को लगा जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। वह घर की तरफ जा रही थी। अचानक इस आवाज के कारण वह पीछे मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वह एक तक दरवाजे की तरफ देखती है, पर वहां भी कोई नहीं था। आवाज ऐसे ही आई थी जैसे कोई दरवाजे से उसे देख रहा हो। शायद मेरा ही वहम था, ऐसा कहकर वह घर के अंदर जाती है। घर पर इस समय कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। बाबा भी काम पर गए थे और मामा भी सुबह ही निकल गए थे। दोनों एक ही जगह काम करते थे, तो एक साथ ही आते जाते थे। वे रात को खा पी कर ही घर लौटते थे। घर पर प्रीति अकेली थी। वह बैठी सोच रही थी कि अभी सिर्फ 2 बजे हैं और आदित्य को 4 बजे आना था, यानी अभी 2 घंटे बाकी थे। वह अंदर जाती है। घर में घुसते ही वह चीख उठती है। नीचे देखती है तो एक कील उसके पैर में चुभ गई थी। वह दर्द से कराह रही थी। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके गेट के पास से बहुत तेजी से गुजरा हो। पापा भी ना कहीं भी। वह बोलते बोलते एकदम चुप हो जाती है। आसपास कोई नहीं दिखता। उसका दिल जैसे हलक में अटक गया था। घर में भी कोई नहीं था। वह सोचती है कि कुंडी लगा दूं या नहीं। मैं कॉलेज से काफी थक चुकी हूं, थोड़ा आराम कर लूं, ऐसा सोचते हुए वह अंदर जाती है। मैं जानता था कि वीर सर पाटिल खुद एक मृत आत्मा है और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस भूल भुलैया को संरक्षित करने में बिताई थी, लेकिन उसकी चेतावनी को अनदेखा करना अब कठिन था, क्योंकि हमें अब बस इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका दिख रहा था, यह चाबी। तुमने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे और इस भूल भुलैया के बीच के घने रेशे में समा गया है। वीर सर पाटिल की आवाज गहरी हो गई। तुमने इसे खुद के लिए चुना है और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हम सब जानते थे कि यदि हम अब इसे छोड़ देंगे तो हम कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। हमें उसकी बातों से डरने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लेना था, क्योंकि यह हमारा आखिरी मौका था। मैंने धीरे से चाबी की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरे हाथ ने चाबी को छुआ, एक तीव्र और भयंकर शोर गूंज उठा, मानो कोई बवंडर फट पड़ा हो। वातावरण में घना अंधेरा और भी गहरा हो गया और हम सब ने महसूस किया कि कुछ बुरा घटित होने वाला था। चाबी ने हमें जो रास्ता दिखाया था वह अब किसी और ही दिशा में मुड़ चुका था। तुमने इसे उठाया। वीर सर पाटिल की आवाज में गुस्सा और अफसोस था। अब देखो क्या होता है। चाबी उठाते ही पूरी भूल भुलैया में अचानक से भारी खामोशी छा गई, जैसे हर कोई कुछ जानता था। फिर वह आवाज आई जो हमें इस भूल भुलैया के दिल में ले आई थी। वह भयंकर, डरावनी और दिल दहला देने वाली आवाज जिसने हमारे दिलों को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। दादा भी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुझसे कहा, अब तुम्हें जो करना है वही करो, लेकिन यह कुंजी हमें वापस जाने का रास्ता नहीं दे सकती। हमारे चारों ओर का अंधेरा गहरा होता गया। हमें लगा कि हम अब और भी ज्यादा घने जाल में फंस चुके थे। हमने कुंजी उठा ली थी, लेकिन यह हमें किस दिशा में ले जाएगी यह किसी को भी नहीं पता था। वीर सर पाटिल का चेतावनी भरा स्वर अब भी हमारे कानों में गूंज रहा था। अब मैं उस स्थिति में था जहां मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए कुंजी का इस्तेमाल करूं, या फिर वीर सर पाटिल की आत्मा को मुक्त कर दूं और इसके साथ ही इस भूल भुलैया के शाप से मुक्त हो जाऊं? समय की कमी और रौनक की हालत ने इस निर्णय को और भी जटिल बना दिया था। मैंने वीर सर पाटिल की आवाज को फिर से सुना, तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। मेरे साथ इस भूल भुलैया में समा जाओ। रौनक, जिसे अब पूरी तरह से कुछ भूत या शक्ति ने जकड़ लिया था, चुपचाप खड़ा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी आंखों में डर की कोई झलक नहीं थी। उसकी हालत देखकर मुझे महसूस हुआ कि वह हमारी मदद नहीं कर सकता था। दादा भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और थकावट के निशान थे। क्या तुम उसे मुक्त करने के लिए तैयार हो? मैंने दादा से पूछा। दादा मेरी परेशानी को समझते हुए सिर झुकाकर खड़े थे। तुम्हें पता है, अगर हम कुंजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी वापस नहीं लौट सकते, दादा ने धीरे से जवाब दिया।
मैं इस भूल भुलैया के बारे में सब कुछ जान चुका हूं रवि। अब हमें यह तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम अपनी आत्माओं को इस अंधेरे में छोड़ देंगे या फिर हम वीर सर पाटिल को शांत दे सकते हैं। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं कुंजी का इस्तेमाल करता तो शायद हम सबको शांति मिल सकती थी, लेकिन यह हमारी आत्माओं के लिए एक अज्ञात खतरा भी हो सकता था। दूसरी ओर यदि हम वीर सर पाटिल को मुक्त करते तो हमें शापित भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। अंततः मैंने एक गहरी सांस ली और चाबी को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। मैं उसे मुक्त करूंगा, मैंने कहा, लेकिन हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोई उम्मीद होनी चाहिए। यह अंतिम निर्णय था और मैं जानता था कि इसके परिणाम जो भी हों, हमें उनका सामना करना होगा। दहशत और घबराहट के बीच हम सब ने दौड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। हर कदम के साथ पूरे भूल भुलैया का ढांचा झूलने और टूटने लगा था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, दीवारों से चट्टानें और मलबा गिरने लगा था। यह किला खुद हमें निगलने के लिए बेताब हो रहा था। रौनक और दादा मेरे साथ थे, लेकिन अब उनकी स्थिति भी बेहद खराब थी। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। हम सभी चिल्लाते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन यह भूल भुलैया हमें हर तरफ से घेर रही थी। अब यह महसूस हो रहा था कि इस जगह को छोड़ने के लिए हमें न केवल तेजी से भागना था, बल्कि हमें अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए अपना रास्ता खोजना था। हर जगह अंधेरा था और उस अंधेरे में रहस्यमय आवाजें गूंज रही थीं। जब हम एक तंग रास्ते से होकर गुजर रहे थे, अचानक दीवारों में दरारें आने लगीं। कुचला जा रहा है। दादा के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैं रुक गया, लेकिन फिर कुछ और ही हुआ। हम उस रास्ते तक पहुंचे जो वीर सर पाटिल ने बताया था। हमने सोचा कि यह वही रास्ता था जिस पर चलकर हम बच सकते थे, लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते की ओर बढ़े, एक और दरवाजा बंद हो गया। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और हम सब महसूस करते हैं कि अगर हम जल्द नहीं निकले तो यह किला हमें हमेशा के लिए बंद कर देगा। हमारी जान अब उस दरवाजे से बाहर निकलने में ही थी जो हमसे पहले कभी नहीं खोला था। द्रुत गति से भागते हुए हम दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही हमने उसे खोला, वहां से एक अदृश्य शक्ति बाहर आई, जैसे वह हमें खींचकर भीतर ले जाने वाली हो। हम तीनों ने खुद को ढीला छोड़ दिया और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन पूरी किले की दीवारें अब हमारे ऊपर गिरने लगीं। फिर एक भयंकर आवाज के साथ पूरा कक्ष अचानक गिरने लगा। हम सब ने जरा सी देर की और फिर से हम दरवाजे की ओर भागने लगे। सही कहा आपने, आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। आदमी एक हाथ में बियर लिए हुए था। आप लेंगे? उसने पूछा। नो थैंक्स सर, आदित्य ने मना करते हुए कहा। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी। प्रीति को बहुत डर लग रहा था। आदमी ने चश्मा लगा रखा था। मेरा नाम रमेश लाल है, मैं मुंबई से हूं। और आप? हम यही ऊटी से हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, वह उनकी तरफ देखता हुआ कहता है। कौन था? रमेश लाल। क्या वह आत्मा उन्हें बाबा तक पहुंचने देगी? कौन था वह जो प्रीति के पास था और उसे बचा भी रहा था? गाड़ी अचानक ब्रेक लेती है। क्या हुआ? आदित्य ने कहा। मुझे लगा शायद कोई हमें हाथ दे रहा था, रमेश लाल ने कहा। प्रीति और आदित्य दोनों पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों डर जाते हैं। रमेश लाल जी, गाड़ी मत रोकिए, यहां बहुत खतरा है। कोई हमें परेशान कर रहा है, पर हमें तुरंत बाबा के पास जाना होगा, आदित्य ने कहा। लेकिन रमेश लाल कुछ बोल नहीं रहे थे। वह ड्राइविंग सीट पर मुंह फेर कर बैठे हुए थे। आप सुन रहे हैं रमेश लाल जी? आदित्य ने कहा, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहे थे। आदित्य उनका हाथ पकड़कर हिलाते हैं, मगर कोई हरकत नहीं होती। पीछे से प्रीति आवाज देती है, रमेश लाल जी। दोनों एक साथ रमेश लाल को हाथ लगाते हैं और जैसे ही वह अपनी गर्दन घुमाते हैं, दोनों की चीख निकल जाती है। नहीं, वह रमेश लाल नहीं थे, बल्कि एक शैतान था जिसका चेहरा जले हुए चेहरे जैसा था। उसे देखकर किसी की भी चीख अपने आप निकल जाती। जैसे ही वह बोलता है, दोनों खिड़कियां तोड़कर जंगल की तरफ जा गिरते हैं। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा,
वह शैतान तान कर हंसी के साथ चिल्लाता है। आदित्य और प्रीति बाहर रोड पर गिरते हैं और बदहवास दौड़ने लगते हैं। पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, दोनों घिर चुके थे जंगल में। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। तभी एक हाथ आदित्य को पकड़ लेता है और दूसरा हाथ प्रीति को, लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ हाथ। ये एक खौफनाक मंजर था। दोनों के गले पर हाथ थे, जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। उनका दम घुटने लगा, आंखें बाहर आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ऊपर उठा रखा हो। दोनों हाथ पैर मार रहे थे और चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी दोनों हाथ ऐसे गिरते हैं जैसे कोई फल टूट कर गिरा हो। वे नीचे गिरते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तभी उनके सामने एक बाबा नजर आते हैं, लंबी दाढ़ी वाले पहाड़ी के महान बाबा भैरवनाथ। वे बाबा उनके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं और थोड़ा पानी पीने के लिए भी देते हैं। उनकी सांस में सांस आती है। बाबा पूछते हैं, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने कहा, मैं आदित्य और यह प्रीति है। बाबा, हम दोनों आप ही के पास आ रहे थे, चलो मेरे साथ आश्रम में। यह कहकर बाबा आगे बढ़ते हैं। दोनों उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ ही देर में वे आश्रम के बाहर पहुंचते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने गया था, वरना वह आत्मा तुम्हारा काम तमाम कर देती, बाबा ने कहा। अब बताओ क्या हुआ था और क्यों आए हो यहाँ? तभी प्रीति बोलती है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, और वह अब तक की सारी घटनाओं को बताती है। बाबा हुंकार भरते हैं और उनकी सारी बातें सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शुरू से ही सारी घटनाएं बताओ। कब से तुम्हें यह आवाज आ रही है? जी बाबा, प्रीति ने कहा, बात काफी समय पहले की है। उस समय मैं तकरीबन 12 साल की थी। मैं, मेरी मम्मी, पापा और मामा, हम चारों राजस्थान घूमने गए थे। हमने वहां बहुत सारे किले देखे, जैसे भानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला, भरतपुर का किला और मांडलगढ़ का किला। जब हम वहां से घूमकर आ रहे थे, तब हमने भानगढ़ के पास एक बहुत बड़ी हवेली देखी थी। वहीं हमने रात रुकने का फैसला किया। वहां रहने का भी बंदोबस्त था, तो हम रात वहीं रुके। रात को जब सब सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी इधर तो कभी उधर करवटें ले रही थी। मम्मी, मामा और पापा सब गहरी नींद में थे। मैं उठकर हवेली में घूमने लगी। वहां काफी अच्छी नक्काशी की हुई थी। बार बार मुझे ऐसा आभास होता था जैसे मैं वहां पहले भी आई हूं। कुछ धुंधली सी यादें सामने आ रही थीं, पर मुझे लग रहा था कि यह मेरा भ्रम है। तभी मेरी नजर वहां के राजा साहब की तस्वीर पर गई। उस पर काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस आदमी को कहीं देखा हो। उनकी आंखों में इतनी तेज निगाह थी जैसे तस्वीर बनाने वाले ने उसमें जान डाल रखी हो। अचानक किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैं सहम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कानों में एक आवाज आई, सिमरन। मैं दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास आ गई। पूरी रात मैं यही देखती रही। कई बार आवाज आई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं चुप रही। वह हवेली काफी भयानक लग रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उसे निहार रही थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर चली गई। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने पूछा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और इस हवेली की देखरेख करता हूँ। मैंने पूछा, आप यहाँ कब से हैं? उसने कहा, बहुत समय से हूँ। अब तो कोई यहाँ आता जाता भी नहीं है। मैंने पूछा, ये किसकी हवेली है? उसने जवाब दिया, यह ठाकुर मान सिंह की हवेली है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, डर इसलिए तो बाहर आई हूं। मैंने उन्हें बताया, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यह नाम पहले सुना हो। उसने कहा, इस हवेली में कभी मेरे पिता काम करते थे। जब वह नहीं रहे तो इसकी देखरेख मैं ही करने लगा। अब तुम जाओ और सो जाओ, जाओ। उसने मुझे भगाते हुए कहा। मैं वहां से चली आई, लेकिन उस फोटो को देखकर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मुझे जगा रही थी। अभी झपकी लगी ही थी कि मुझे फिर से वही आवाज आई, सिमरन। मैं फिर जाग उठी। माँ पिताजी सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा।
मैंने मामा को जगाया। मैंने कहा, मामा मामा। वह उठे और बोले, क्या हुआ बेटी? मैंने डरते हुए कहा, मुझे अजीब सी आवाज आ रही है यहाँ पर। उन्होंने कहा, कुछ नहीं है यहाँ, आ सो जा मेरे पास। मैं उनके पास लेट गई। किसी तरह सुबह हुई। मैं बाहर आई। सारी रात मैं सोई नहीं थी। बाहर आई ही थी कि एक आदमी मुझे नजर आया। वह काले कंबल सा ओढ़े हुए था। वह मुझे देखते ही भाग गया। मैंने अपनी माँ को सारी रात की बात बताई। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन उसके बाद अक्सर मुझे आवाज़ें आती रहीं। मैं उन्हें इग्नोर करती रही। लेकिन अभी जो हादसे हुए हैं, यह सब पहले कभी नहीं हुए, और आज तो पूरी हद हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा हाल, लेकिन इस तरह तुम घर नहीं जा सकती, क्योंकि वह आत्मा तुम पर फिर से हमला करेगी। बाबा ने कहा, कोई तो बात है जो वह आत्मा तुम पर हमला करना चाहती है, तुम्हें मारना चाहती है। उसके लिए मुझे फिर से उस आत्मा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो यह सब बताएगी। आखिर वह तुम्हें क्यों मारना चाहती है? मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, प्रीति ने कहा। कुछ कीजिए बाबा, वरना वह इसे मार देगा। तो मैं जी कर क्या करूंगा? सूरज ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और हो सके तो अपने मामा और पिता को भी यहाँ बुला लो, वरना वह आत्मा उन पर भी हमला कर सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर पर क्या हो रहा है। इधर प्रीति के पिता और मामा घर लौटे तो प्रीति उन्हें वहां नहीं मिली। मामा चिंतित हो उठे। जीजा, प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई होगी? मामा को उसकी फिक्र हो रही थी। देख, कहीं बाहर तो नहीं है। और यह लड़की दिन रात ऐसे ही परेशान किए रहती है। उन्होंने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मामा ने अंदर देखा तो शीशा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई तूफान आया हो। उनकी चिंता और बढ़ गई। अचानक उनकी नजर एक दरवाजे के पीछे लोहे के डंडे पर पड़ी, जिस पर खून लगा हुआ था। वह वही डंडा था जो प्रीति के सिर पर लगा था और जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसे देखकर मामा तिलमिला उठे। आखिर मेरी बच्ची कहाँ गई? वह रोने लगे। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से प्रीति को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में रेंज नहीं थी। अब क्या करूं? मामा बड़बड़ाते हुए और चिंतित हो गए। रात हो चुकी थी। प्रीति के पिता तो पहले ही गहरी नींद में थे, केवल मामा ही होश में थे। अचानक दरवाजे की कुंडी बजने लगी। मामा की आंख खुल गई। उन्होंने सोचा, कहीं प्रीति तो नहीं आई? वह दरवाजा खोलने गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। साला, इतनी रात को कौन कुंडी बजाता है? उन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ने लगे। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगी। मामा ने दरवाजा खोला, लेकिन फिर वही, कोई नहीं था। वह कुंडी लगाकर जैसे ही पलटे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वह आकृति गायब हो गई। शायद मेरा वहम था, यह कहकर वह बैठक की ओर चल पड़े। तभी एक जोर की रॉड उनके सिर पर पड़ी। वह एक ही वार में बेहोश हो गए। सुबह मामा ने अपनी आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की। दर्द से कराहते हुए उन्होंने अपने सिर को जोर से दबाया। आह! तभी उनकी नजर अपने जीजा पर पड़ी। जीजा! उनकी चीख इतनी जोर से निकली कि वह फिर बेहोश हो गए। काफी देर बाद जब उन्हें होश आया तो बाहर कई लोग उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जीजा कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। वहां खड़े लोगों में से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मामा तुरंत घर के अंदर गए। वहां का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। जीजा की गर्दन से खाल हटकर दूसरी जगह पड़ी थी। उनका शरीर ऐसे चीर फाड़ में था जैसे कोई बड़ा जानवर वहां आया हो। हर जगह मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। मामा घुटनों के बल बैठ गए और फिर से चीख कर बेहोश हो गए। गुरु भैरवनाथ ने प्रीति और सूरज से कहा, अभी मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। यह ताबीज कभी मत खोलना और अपने गले में पहनना। यह 2 ताबीज और हैं। इन्हें अपने मामा और पिता के गले में बांध देना, फिर उन्हें लेकर तुरंत मेरे पास आना, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ उन दोनों की जान को भी खतरा है। इसके बाद हम एक अनुष्ठान करेंगे। उन्होंने कहा, यह सिद्धू है, यह तुम्हें शहर छोड़ देगा और हो सके तो शाम तक तुम दोनों वापस भी आ जाना, क्योंकि काली शक्तियां रात में ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। जी गुरुजी, सूरज ने कहा। दोनों सिद्धू के साथ गाड़ी में सवार होकर शहर के लिए निकल गए।
अचानक फोन की घंटी। तभी प्रीति का फोन बज उठा। ये किसका फोन हो सकता है? वह फोन उठाती है। फोन में उसके मामा की आवाज आती है। प्रीति बेटा, कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ मामा? प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस जल्दी आ जाओ। यह कहकर मामा ने फोन काट दिया। 1 घंटे बाद सिद्धू ने उन्हें शहर में छोड़ दिया। प्रीति और सूरज ने तुरंत टैक्सी ली और घर पहुंचे। प्रीति अपने मामा से लिपटकर रो पड़ी। क्या हुआ मामा? कुछ तो बोलो। लेकिन मामा कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। प्रीति को माहौल ठीक नहीं लग रहा था। वह घर के अंदर गई। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। वह भागकर बाहर आई और मामा के पैरों में गिरकर रोने लगी। क्या हुआ था? मामा ने कहा, तुम्हारे बाबा नहीं रहे। मामा की आवाज सुनकर प्रीति वहीं गिर पड़ी। मामा ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया। सूरज ने प्रीति को सहारा दिया और कहा, हम इसकी जड़ तक जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर पिता के अंतिम संस्कार के बाद प्रीति अपने मामा और सूरज के साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास गई। ताबीज के कारण लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई थी। बाबा ने कहा, वह बहुत ही खतरनाक है। हमें यह जानना होगा कि वह तुम्हें क्यों मारना चाहती है। यह जानने के लिए हमें उस आत्मा को यहां बुलाना पड़ेगा। तभी हमें यह पता चल सकेगा कि वह आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, वह कौन है और क्या चाहती है। बाबा ने प्रीति और सूरज से पूछा, तुमने बताया था कि तुम भानगढ़ किले के पास उस हवेली में रुके थे और तब से यह हादसे हो रहे हैं। जी बाबा, ठीक है, प्रीति ने कहा। हम उस आत्मा का आह्वान करेंगे और जानेंगे कि वह आखिर चाहती क्या है। बाबा ने हवन का इंतजाम किया और उन तीनों, प्रीति, सूरज और मामा को एक घेरे में बिठा दिया ताकि आत्मा उन पर हमला न कर सके। हवन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बाबा ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। तीनों यह सब देख रहे थे। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। बाबा लगातार मंत्र जाप करते रहे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। प्रीति, सूरज और मामा यह सब देखकर घबरा गए। अचानक सारा काला धुआं एक जगह इकट्ठा हो गया। बाबा ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, बस वहीं रुक जा, वरना मैं तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा। धुएं के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। उसकी हुंकार से सब कुछ हिलने लगा, जैसे कोई तूफान आ गया हो। बाबा ने राख की एक उदी उठाई और धुएं की तरफ फेंकी। तभी वह आत्मा चिल्लाई, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने ही मुझे मारा था। वह फिर जोर से चिल्लाया, सिमरन, सिमरन। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि प्रीति की रूह तक कांप गई। बाबा ने कहा, कौन है तू और क्यों मारना चाहता है इस बच्ची को? सच बता, नहीं तो यह अभिमंत्रित जल तुझे नष्ट कर देगा। बाबा ने फिर से उदी फेंकी। आत्मा तिलमिला उठी और बोली, सब बता दूंगा। धुएं से एक भारी आवाज आई, मेरा नाम वीर प्रताप है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि प्रीति और सूरज घबरा गए। आत्मा ने कहानी शुरू की, मैं सिमरन से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। उसके पिता मेरी हवेली में काम करते थे। जब वह 12 साल की थी तो मेरे पास खेलने आया करती थी। मैं उससे थोड़ा बड़ा था, 20 साल का। धीरे धीरे मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता गया। जब वह 18 साल की हुई तो मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने अपने पिता श्याम सिंह को मना लिया, लेकिन उसके पिता जिद पर अड़े थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी का गला घोंट देंगे, लेकिन मेरी उससे शादी नहीं होने देंगे। सिमरन विक्रम से प्यार करती थी। विक्रम मेरे पिता के दोस्त का बेटा था। एक दिन मैंने विक्रम को मारने की योजना बनाई। मैंने उसे खाने पर बुलाया और खीर में जहर मिला दिया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। गुस्से में मैंने उसे फांसी पर लटकाने की ठान ली। मैंने जबरदस्ती उसे फंदा पहनाया और खींचने लगा। तभी सिमरन वहां आ गई। उसने तलवार मेरी पीठ में घुसा दी। मरते वक्त मैंने उससे कहा, मैं तुझे मारने के बाद ही चैन पाऊंगा। और मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा ने फिर से मंत्र जाप किया। उन्होंने राख धुएं की तरफ फेंकी और आत्मा को एक बोतल में बंद कर दिया। आत्मा चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, वरना सबसे पहले मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। लेकिन बाबा को कोई डर नहीं था।
उन्होंने चेले को बोतल देते हुए कहा, इसे जमीन में दबा देना। ध्यान रखना, यह बोतल टूटनी नहीं चाहिए। अगर यह आत्मा आजाद हुई तो भारी तबाही मचाएगी। प्रीति और सूरज ने बाबा से पूछा, बाबा क्या अब हमें इससे मुक्ति मिल गई? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, यह आत्मा तो सिर्फ रोकी गई है। तुम्हें उस हवेली में जाना होगा और इसके शरीर का पता लगाना होगा। अगर इसके शरीर को जलाया गया होगा तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 5 दिन बाद अमावस की काली रात में यह तुम्हें ले जाएगा। बाबा ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकना आसान नहीं होगा। यह उस योनि में है जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। अगर यह अमावस पार कर गया तो इसे रोकना लगभग असंभव होगा। मैं तुम्हें कुछ अभिमंत्रित जल दूंगा जिससे तुम इसे नियंत्रित रख सको। तभी प्रीति का फोन बज उठता है। हाय संजना, कैसी हो? प्रीति ने फोन उठाते हुए कहा। उधर से संजना की आवाज आई, हम ठीक हैं। तू कहाँ है? हम पहाड़ी वाले बाबा के आश्रम में हैं। तू कहाँ से बोल रही है? प्रीति ने पूछा। अरे मैं भी यहीं हूं, सोचा तुझसे मिल लूं, संजना ने जवाब दिया। प्रीति ने कहा, तो जल्दी अंदर आ जाओ। कुछ ही मिनटों में रॉकी और संजना आश्रम में आते हैं। प्रीति संजना को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। सूरज भी रॉकी से गले मिलता है। दोनों बाबा के चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं, प्रणाम बाबा। बाबा उन्हें देखते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम? प्रीति ने कहा, यह रॉकी है और यह मेरी सहेली संजना है। संजना रॉकी की पत्नी है। इन्हें मैंने बुलाया था। बाबा बैठ जाते हैं और प्रीति की पूरी कहानी रॉकी और संजना को सुनाते हैं। समय बहुत कम था। बाबा ने कहा, तुम्हें अमावस्या से पहले उस आत्मा के रहस्य का पता लगाना होगा और इसे हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। अगर यह जल नहीं पाई तो यह ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएगी। रॉकी ने कहा, हमें जल्द से जल्द राजस्थान पहुंचना होगा। गाड़ी से जाने में बहुत समय लग जाएगा। संजना ने कहा, लेकिन हमें वहां गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। सूरज ने जवाब दिया, गाड़ी तो हम वहां से किराए पर ले सकते हैं। अभी हमें सबसे पहले जल्दी से जल्दी राजस्थान पहुंचना है। सूरज, जो एक अमीर पिता का इकलौता बेटा था, ने अपने पिता को फोन कर सारी बात बताई। उसके पिता नरेंद्र ने कहा, बेटा अगर ऐसा है तो तुम मेरे दोस्त के हेलीपैड का उपयोग कर सकते हो। मैं अभी उससे बात करता हूं। सूरज ने कहा, ओके डैडी, हम अभी निकल रहे हैं। चारों ने बाबा से विदा ली। बाबा ने उन्हें अभिमंत्रित जल और एक भूत दी और कहा, इसका सही समय पर उपयोग करना। सूरज और उसके दोस्त गाड़ी से उसके पिता के पास पहुंचे। नरेंद्र ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे अंकल से बात कर ली है, हेलीकॉप्टर तैयार है, तुम लोग जल्दी से वहां पहुंच जाओ। जब काम खत्म हो जाए तो पायलट को कॉल कर देना, वह तुम्हें वापस ले आएगा। पिता ने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम्हारे साथ है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चारों विदा लेकर हेलीपैड पहुंचे। वहां पायलट जिम्मी ने उनका स्वागत किया। हेलो सर, मेरा नाम जिम्मी है, मैं आपका पायलट हूं, जिम्मी ने कहा। सभी ने जिम्मी से हाथ मिलाया और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। 4 घंटे की उड़ान के बाद वे राजस्थान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर एक खुले मैदान में उतरा। चारों ने जिम्मी का धन्यवाद किया और पास के एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए। गेस्ट हाउस भानगढ़ किले के पास स्थित था। उन्होंने 2 कमरे लिए, एक में रॉकी और संजना और दूसरे में प्रीति और सूरज। सभी बहुत थके हुए थे। वे सोने चले गए। प्रीति की आंखें बंद हुई ही थीं कि उसे लगा कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे कोई उसके पैर पकड़कर काटने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति चीख उठी। क्या हुआ प्रीति? सूरज ने पूछा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैर पकड़कर खींच रहा हो और मेरे पैरों को काटने की कोशिश कर रहा हो। कौन था वह? सूरज ने फिर पूछा। कोई काला साया था, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, प्रीति ने कहा। थोड़ी देर लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद वह बाथरूम गई। नहाने के लिए कपड़े निकालने ही वाली थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। जैसे ही प्रीति बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ती है, उसे शीशे पर भाप जमती हुई नजर आती है। वह भौचक्की रह जाती है जब शीशे पर कुछ लिखा हुआ देखती है।
तुम मेरी हो, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं जल्दी आऊंगा। यह देखकर वह जोर से चीख उठती है। नहीं। सूरज तुरंत उसके पास दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ प्रीति? प्रीति शीशे की तरफ इशारा करती है, लेकिन जब सूरज शीशे की ओर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। उनकी आवाज सुनकर संजना और रॉकी भी कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे कमरे से हमने चीख सुनी थी, रॉकी पूछता है। प्रीति घबराई हुई पूरी बात बताती है। रॉकी तुरंत बाबा को फोन मिलाता है। बाबा जी, मैं रॉकी। आशीर्वाद, बाबा ने कहा। क्या हुआ बेटा? रॉकी उन्हें प्रीति की बताई सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं, वह आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक वह बोतल में है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम चिंता मत करो। अभिमंत्रित जल और भभूत हमेशा अपने पास रखना। जब तुम्हें उसका शरीर मिल जाए तो इसे उसके शरीर पर छिड़क कर उसका क्रियाकर्म कर देना, तभी तुम आजाद हो पाओगे। जितना जल्दी इस काम को करोगे उतनी ही जल्दी उसकी आत्मा को शांत कर पाओगे। जी बाबा, इतना कहकर रॉकी फोन काट देता है। हमें जितना जल्दी हो सके उसकी लाश को ढूंढना होगा, रॉकी कहता है। चारों तैयार होकर रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। हमें ठाकुर श्याम सिंह की हवेली पर जाना है, क्या आप वहां जाने का कोई इंतजाम करवा सकती हैं? रॉकी ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी जरूर, लेकिन वहां जाना ठीक नहीं है। वहां कोई काम है आपको? क्यों? संजना ने पूछा। कहते हैं वहां भूतों का बसेरा है, जो वहां जाता है वह वापस नहीं आता। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। क्या आप उस हवेली के बारे में कुछ जानती हैं? सूरज ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यहां गांव में बस एक ही आदमी है जो उस हवेली के पास रहता है। वह उसकी चौकीदारी करता है। पहले उसके बड़े वहां काम करते थे, अब वही बचा है जो इसके बारे में जानता है, लेकिन उस जगह जाना खतरनाक है। हम देख लेंगे, रॉकी ने कहा। चारों तैयार होकर गाड़ी के पास आते हैं। होटल से उन्हें एक गाड़ी किराए पर मिल जाती है। रॉकी और सूरज आगे बैठते हैं, जबकि संजना और प्रीति पीछे। इसी बीच आश्रम में तांत्रिक भैरवनाथ का शिष्य, जो बोतल को जमीन में गाड़ने के लिए गया था, एक पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां आसपास कोई नहीं था। वह गड्ढा खोद रहा था कि अचानक उसका हाथ बोतल पर लग जाता है। बोतल नीचे गिरकर एक पत्थर से टकराती है और टूट जाती है। सारा धुआं बाहर निकलने लगता है। यह देखकर वह शिष्य घबरा जाता है। सारा धुआं उसके नाक, कान और मुंह से उसके शरीर के अंदर घुसने लगता है। कुछ ही पल में वह गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। उसके कपड़े फट जाते हैं और वह एक राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। उसकी लाल आंखें, लंबे बाल और चेहरा किसी भूखे भेड़िए की तरह दिखता है। उसके पैर कंगारू की तरह लंबे हो जाते हैं और उसके दांत भयानक दिखने लगते हैं। वह इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस बन चुका था। उसके मुंह से भयंकर गर्जना निकलती है। थप थप करते हुए वह आश्रम की ओर बढ़ने लगता है। रॉकी और सूरज हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह घूरते हुए कहता है। तभी पीछे से प्रीति और संजना आती हैं। जैसे ही उस बूढ़े की नजर प्रीति पर पड़ती है, वह उसकी तरफ बढ़ता है। तुम सिमरन हो ना? प्रीति चौंक कर कहती है। नहीं, मैं प्रीति हूं। बूढ़ा फिर कहता है, नहीं, तुम सिमरन हो। मरते वक्त मेरे बाबा ने कहा था कि सिमरन जरूर आएगी और इस आत्मा को इस हवेली से छुटकारा दिलाएगी। कौन सी आत्मा बाबा? मैं कुछ समझी नहीं, प्रीति ने पूछा। वह आत्मा शमशेर की है। उसने कसम खाई थी कि वह तुम दोनों को मारकर ही दम लेगा। कौन शमशेर और वह क्यों बदला लेना चाहता है? आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूं। बूढ़ा प्रीति को हवेली के अंदर ले जाता है। वहां वह उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। इसे पहचानो, यह शमशेर के पिता श्याम सिंह की तस्वीर है। चारों बड़े ध्यान से तस्वीर देखते हैं। रॉकी कहता है, बाबा, मैं इसका दोस्त हूं और हम इसके बारे में ही जानने आए हैं। कृपया हमें बताएं कि उस रात क्या हुआ था जब शमशेर का खून हुआ था। बूढ़ा गहरी सांस लेते हुए कहता है, उस दिन मेरे पिता महल में पहरे पर थे। अचानक उन्हें अंदर से शमशेर के चीखने की आवाज आई। वे दौड़ते हुए अंदर गए, जहां विक्रम और सिमरन मौजूद थे। शमशेर का शरीर जमीन पर मृत पड़ा था।
सिमरन ने सारी बात बताई। अब प्रीति के अतीत के पन्ने खुलने लगे थे। उस बूढ़े को देखकर प्रीति की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह वही था जो उस दिन उसे देखकर भाग गया था। अब प्रीति उसे पहचान रही थी। प्रीति ने कहा, जब मैं पिछली बार यहां आई थी तो आप भाग क्यों गए थे? और फिर वह बूढ़ा कहाँ गया जो उस समय यहां पर था? बूढ़े ने जवाब दिया, वह मेरे चाचा थे। जब तुम यहां से चली गई थीं, तब उस बूढ़े चाचा को भी उस आत्मा ने मार डाला था। मुझे उस दिन तुम्हें देखकर यकीन नहीं हुआ कि तुम वापस आई हो, लेकिन बाद में जब मुझे महसूस हुआ कि वह तुम ही हो, तो मैं हवेली वापस आया तुम्हें सब बताने। लेकिन तब तक तुम लोग जा चुके थे। चाचा के मरने के बाद अब मैं ही इस हवेली को देखता हूं। फिर उस आत्मा ने उन्हें क्यों मारा? प्रीति ने पूछा। बूढ़े ने कहा, वह नहीं चाहता था कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चले, इसलिए उसने मेरे चाचा को मार डाला। बूढ़े ने सारी बात उसे बताई। संजना ने पूछा, फिर क्या हुआ सिमरन और विक्रम का? बूढ़े ने कहा, मेरे पिता ने शमशेर का शव ठिकाने लगा दिया और इन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन जब शमशेर के पिता वापस आए तो शमशेर को न पाकर उन्हें चिंता हुई। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए हमारे पीछे आदमियों को लगाया। उन्हें शक था कि शायद शमशेर सिमरन से प्यार करता था और विक्रम उसका खास मित्र था। उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। फिर क्या हुआ? संजना ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े ने कहा, उनके आदमी सिमरन और विक्रम का पीछा करने लगे, लेकिन जब उन्हें कुछ मालूम नहीं चला तो उन्होंने दोनों को बंदी बना लिया। बेचारे विक्रम तो शरीफ आदमी थे, लेकिन वह सिमरन के लिए चुप रहे। उन्हें बहुत मारा पीटा गया। अब सूरज को लगने लगा जैसे यह कहानी उसने पहले भी महसूस की हो। प्रीति को भी सब कुछ याद आने लगा। फिर? प्रीति ने पूछा। बूढ़े ने कहा, विक्रम के पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुत लड़ाई की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को श्याम सिंह ने बंदी बना लिया है, लेकिन झगड़े में उनके पिता को भी मार दिया गया। विक्रम को अब भी नहीं छोड़ा गया। और सिमरन को भी बंदी गृह में बहुत यातनाएं दी गईं। उसके पिता ने श्याम सिंह के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने उसे भी शेर के पिंजरे में डाल दिया। वहीं उसके पिता की मौत हो गई। यह सब सुनकर सिमरन और विक्रम दोनों आपे से बाहर हो गए। इधर एक तेज आंधी चल रही थी। पूरा आश्रम हिलने लगा। तांत्रिक भैरवनाथ समझ चुका था कि शमशेर आजाद हो चुका है। तभी एक भयंकर गर्जना ने सबका दिल दहला दिया। वह आवाज इतनी खूंखार थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। भैरवनाथ समझ गया कि शमशेर की आत्मा अब आश्रम की ओर आ रही है। थप 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 की आवाज से पूरा आश्रम हिलने लगा। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, हर कोई भयभीत हो गया। जब किसी की नजर उस राक्षस पर पड़ी तो कलेजा मुंह को आ गया। तांत्रिक भैरवनाथ के शिष्य इधर उधर भागने लगे। तभी वह राक्षस एक शिष्य को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपने दांतों से काट लेता है। उसके मुंह से मांस का थक्का गिरता है। यह देखकर बाकी शिष्य और ज्यादा डर गए। वह शिष्य को दोनों हाथों से चीर डालता है। जो भी उसके सामने आता वह उसे मार डालता। वह राक्षस भैरवनाथ की ओर बढ़ता है, लेकिन वह उसे हाथ नहीं लगा पाता। भैरवनाथ के चारों तरफ एक अजीब सी किरण का पहरा था। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता, उस सुरक्षा चक्र से तेज रोशनी निकलती और राक्षस का शरीर आग से जलने लगता। वह धुआं बनकर फिर उड़ जाता है। भैरवनाथ तुरंत सूरज को फोन करता है। सूरज, जितना जल्दी हो सके उसके शरीर को ढूंढो, वह आजाद हो चुका है। सूरज का दिल हलक में आ गया। उसने तुरंत यह बात संजना और रॉकी को बताई। प्रीति भी यह सब सुन रही थी। प्रीति ने बूढ़े से पूछा, उसका शरीर कहाँ है? क्या आपको पता है? बूढ़े ने कहा, उसका शरीर इस हवेली में ही कहीं दफनाया गया था। उसे ढूंढना होगा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वह कहाँ है। अब सूरज को प्रीति की चिंता होने लगी। अब क्या होगा? सूरज ने कहा। वे पांचों हवेली में शमशेर के शरीर को ढूंढने में लग गए। बूढ़ा कहता है, आखिर मेरे पिता ने उसे कहीं तो छुपाया ही होगा। लेकिन यह बात तो सिर्फ सिमरन और विक्रम ही जानते थे, क्योंकि उन तीनों ने मिलकर शमशेर के शरीर को मरने के बाद दफनाया था। तो क्या तुम्हारे पिता ने कोई संकेत छोड़ा था? प्रीति ने पूछा। बूढ़े ने कहा, उन्होंने कहा था
कि वह शरीर हवेली के सबसे सुरक्षित स्थान पर छुपाया गया है। लेकिन वह इससे आगे कुछ बोल पाता तब तक अचानक वह धुआं वहां पहुंच चुका था। चारों तरफ हवेली में बस काला धुआं फैल चुका था। उस धुएं में किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज की आवाज ने सबका दिल दहला दिया था, जैसे कोई उसे पकड़ कर ले जा रहा हो। रॉकी और संजना सूरज के पास पहुंचते हैं, लेकिन प्रीति कहीं दिखाई नहीं दी। धुआं थमने लगा था। अचानक प्रीति धुएं में गायब हो चुकी थी। अब चारों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। संजना की नजर उस तस्वीर की तरफ जाती है जहां श्याम सिंह की तस्वीर टंगी हुई थी। जब वह उसकी आंखों में देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वह सबको देख रहा हो। रॉकी कहता है, अभी अमावस के 3 दिन हैं, वह उसे अभी नहीं मार सकता, लेकिन वह हम चारों में से किसी को शायद जिंदा ना छोड़े। सूरज भी यही सोचता है, लेकिन संजना कहती है, वह आखिर उसे कहां ले जा सकता है। कुछ देर बाद फिर से धुआं छाने लगता है। इस बार वह धुआं सिर्फ उस बूढ़े की तरफ ही होता है और वह धुआं उसके अंदर प्रविष्ट होने लगता है। वह चीखें मारता है, लेकिन चीख निकलने से पहले ही धुआं उसके अंदर पहुंच जाता है। अब वह बूढ़ा आम आदमी नहीं, एक राक्षस बन चुका था। बहुत ही खौफनाक राक्षस बन चुका था। यह देख संजना, सूरज और रॉकी की हवा टाइट हो गई थी। वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रॉकी हिम्मत नहीं हारता। उसे वह जल याद आता है जो तांत्रिक भैरवनाथ ने उसे दिया था। वह उसके ऊपर जल छिड़कता है। राक्षस को लगता है जैसे कोई बिजली उस पर गिर रही हो। वह संजना की तरफ दौड़ता है, लेकिन संजना रॉकी को देखकर उसे भी जल याद आता है। वह भी उस पर जल छिड़कती है। इसके बाद वह सूरज की तरफ दौड़ता है। सूरज जैसे ही जल की बोतल निकालता है, उसके हाथ से वह बोतल नीचे गिर जाती है। राक्षस जोर से दहाड़ मारता है। सूरज उसकी आवाज सुनकर कांप जाता है। जैसे ही वह सूरज की तरफ बढ़ता है, सूरज तुरंत वह भभूत निकालता है और उसके ऊपर छिड़क देता है। उसे जैसे कोई शक्ति रोक रही हो। वह तिलमिला उठता है। आहान, आहान! वह चीखे मारने लगता है और दौड़ता हुआ बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है। तीनों सोच में पड़ जाते हैं। ये तो कंफर्म था कि वह मरा नहीं था। जैसे ही उसका असर कम होगा, वह जरूर आएगा। आप तो हमें तीनों को प्रीति और शमशेर का शरीर ढूंढने का रास्ता बताइए। इधर प्रीति किसी कोठरी में कैद हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वह उस कोठरी को देखती है। ये मैं कहां आ गई हूं, ऐसा सोचती हुई वह उस कोठरी के अंदर घूमती है। काफी घूमने के बाद उसे याद आता है कि यह कोठरी वही है जिसमें हमने शमशेर को मारा था। उसकी आत्मा जरूर यही होगी। अब उसे अपने पीछे की बातें याद आने लगती हैं। जैसे जैसे वह दीवारों को छूती है, उसे सब याद आने लगता है। उसे वह हुक दिखता है जिस पर शमशेर ने विक्रम को टांगने की कोशिश की थी। जैसे ही वह दृश्य उसे याद आता है, वह जोर से चीख मारती है, नहीं, नहीं। उसकी आवाज हवेली में गूंज जाती है और वह आवाज तीनों ने भी सुनी थी। वे तीनों उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब तीनों उस कोठरी में घुसते हैं तो प्रीति उन्हें वहीं पड़ी हुई मिलती है। प्रीति, उठो, प्रीति, उठो, प्रीति। सूरज उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी तंद्रा टूटती है, उसके सामने सूरज खड़ा था। वह उसके सीने से लग जाती है। विकास, तुम? सूरज ने कहा। हाँ प्रीति, तुम ही पहले विक्रम थी। मुझे सब याद आ रहा है। मैंने अभी अभी तुम्हें देखा। शमशेर तुम्हें उस हुक पर फांसी देने के लिए टांग रहा था। मुझे सब याद आ रहा है। गुड प्रीति, उसे याद करने की कोशिश करो कि आखिर वह शरीर तुमने कहाँ छिपाया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह राक्षस बन चुका है। अभी तो किसी तरह हमने उसे रोक लिया है, लेकिन हम उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। इस बार वह आया तो शायद हम में से कोई जिंदा ना बचे। सूरज ने प्रीति से पूछा, क्या होगा आगे? क्या वे शमशेर को मार पाएंगे? राक्षस तुरंत एक तालाब में कूद जाता है। उसके आसपास जिसने भी देखा, उसकी हालत खराब हो गई। तालाब के पास भगदड़ मच गई। वहां आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। उसके हाथ जो लगा उसे वह चीर फाड़ डालता या खाने लगता। मुंह से खून और मांस के लोथड़े गिर रहे थे, जैसे पता नहीं कितने समय से वह भूखा था। सारे आदमी तीतर बीतर हो गए। किसी ने पुलिस को फोन भी किया, लेकिन पुलिस ने भी इस बात पर गौर नहीं किया और मजाक समझकर फोन काट दिया।
लेकिन वह राक्षस उत्पात मचाने लगा और हवेली की तरफ फिर से बढ़ने लगा। आदमी भी उसके पीछे लगे हुए थे। इधर सबकी नजर प्रीति पर थी कि वह कहीं रास्ता बता सकती है। हमने उस शरीर को इस महल में कहाँ गड़ा खोदा था, मुझे याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे समय भी बीत रहा था। प्रीति, याद करने की कोशिश करो। अगर आज हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, संजना ने कहा। रॉकी सूरज को कहता है, तुम भी याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें ही कुछ याद आए। विकास नाम सुनकर वह भी अपने आप में जैसे कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। तीनों हवेली में घूमने लगते हैं। तीनों बेसमेंट में उतरते हैं, जहां पहले कभी स्टोर रूम होता था। वे अपने बैग से एक एक टॉर्च निकालते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। हो ना हो उस तस्वीर में कोई राज है। जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो लगता है वह हमें देख रही हो। क्यों ना उसे उतार कर देखा जाए। गुड आइडिया, सूरज कहता है। संजना और सूरज दोनों ऊपर की तरफ वापस जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त सूरज का पैर स्लिप हो जाता है और वह नीचे गिरता हुआ आता है। जैसे ही उसका सिर सीढ़ी से टकराता है, कई दफा वह चोटिल हो जाता है। सिर पर कई बार चोट लगने से वह बेहोश हो जाता है। तीनों दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। सूरज, सूरज, प्रीति उसे आवाज देती है। रॉकी उसके मुंह पर पानी डालता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर वह तो जैसे बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आ पा रहा हो। वह उसे थोड़ी देर के लिए लेटाकर फिर से उस जगह को खोजने लगते हैं। आसपास जेल में पड़े विक्रम को जब पता चलता है कि उसके पिता और सिमरन के पिता को भी मार दिया गया, वह आपे से बाहर हो जाता है। मान सिंह, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। और वह जेल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। उसमें कोई ताकत आती है, वह सलाखों को तोड़ देता है और आगे बढ़ता जाता है। आज उसके सिर पर खून सवार था। जो सामने आया उसे ऐसे फेंक रहा था जैसे कोई कागज का इंसान हो। वह श्याम सिंह के पास पहुंचा और उसे इस तरह घूरे जैसे आज वह खुद एक राक्षस बन गया हो। श्याम सिंह को देखकर काफी डर गया था। उसने उसे उठाया और कहा, तुम दोनों बाप बेटे इतने कायर हो कि पीठ पीछे भर करते हो। उसने खाने में जहर मिलाया। अगर नहीं खाया तो फांसी देने की कोशिश की, और तुम अपनी बहादुरी उन बूढ़ों पर दिखाई जो खुद ही अपनी उम्र के सामने बेबस थे। मेरे बाप को पिंजरे में डाला था ना, मैं तुझे भी पिंजरे में डालूंगा। लेकिन श्याम सिंह ने अपनी कमर में चाकू निकालकर चुपके से उसकी कमर में मार दिया और एक के बाद एक कई बार उसकी कमर में मारा। विक्रम वहीं गिरता है। इधर वह श्याम सिंह को नीचे गिरा देता है और तड़पने लगता है। श्याम सिंह सिमरन को भी अपने आदमियों की मदद से वहीं बुला लेता है। विकास की हालत देखकर सिमरन उसे अपने पास अपने हाथों में उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेती है और श्याम सिंह से कहती है, श्याम सिंह, जिस तरह तूने विक्रम को मारा, मेरे पिता को मारा है, मैं वादा करती हूं तेरी यह हवेली, तू और तेरे बेटे की आत्मा को भी चैन नहीं आएगा। गुस्से में श्याम सिंह तलवार उठाकर एक ही बार में सिमरन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और विक्रम जोर से चीखता है, सिमरन, सिमरन। अचानक सूरज की चीख सुनकर रॉकी, संजना और प्रीति सब उसकी तरफ दौड़ते आते हैं। सूरज, सूरज, क्या हुआ? वह तीनों को देखता है तो प्रीति को गले लगा लेता है। मुझे सब याद आ गया प्रीति। वह उसको पूरी तरह भींच के अपने आगोश में ले लेता है। प्रीति भी उसे गले लगाती है और वह प्रीति को एक किस कर लेता है। आज जन्मों के बिछड़े जैसे आज फिर मिल गए हों। वह कहता है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सिमरन, हाँ विक्रम। तभी रॉकी बोल पड़ता है, भाई अब उसको भी देखो, बॉडी कहाँ छिपाई यार, वरना वह राक्षस जरूर आएगा। चारों हंसने लगते हैं। जल्दी चलो, मुझे पता है, विक्रम उर्फ सूरज कहता है। वे बाहर आते हैं, उस तस्वीर को हटाते हैं। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता था जो पीछे निकलता था। वे चारों उस रास्ते से बाहर निकलते हैं। वहां एक पेड़ के नीचे आज भी एक काला पत्थर पड़ा था, जिसे तीनों ने मिलकर वीर प्रताप को गाड़कर उसके ऊपर रखा था। सूरज, रॉकी, संजना और प्रीति ने मिलकर उसे उठाया और साइड में रखा। लेकिन जैसे ही वे उसे खोद रहे थे, तभी एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया, आन, आन। वह वही राक्षस था
जो तालाब से हवेली में आ चुका था और हवेली के बाहर आदमियों की भीड़ लगी हुई थी उसको देखने के लिए। लेकिन हवेली में घुसने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों समझ चुके थे कि वह आ चुका है। सबने जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया। एक बंद पन्नी में उसके हाथ नजर आ चुके थे। सारा मांस तो पहले ही गल चुका था। उसे देखकर प्रीति को उल्टी जैसा मन हुआ। वह एक साइड होकर उल्टी करने लगी। इधर हवेली में उसकी आवाज कोहराम मचा रही थी। वह सब तोड़फोड़ मचाने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगी थी। वह उनके पास आ चुका था। उसको देखकर सबकी हालत खराब हो चुकी थी। वह अपने शरीर की तरफ लपका, लेकिन सूरज ने फुर्ती दिखाते हुए इस बार जल उसकी बॉडी पर छिड़का और कुछ जल उस राक्षस पर भी। वह फिर तिलमिला उठा। जल से वह तड़पने लगा। तब तक प्रीति और संजना ने उसके ऊपर दी हुई भूत भी डाल दी। वह और तड़पने लगा। पूरी हवेली आवाज से गूंजने लगी थी। रॉकी ने अपने बैग से पेट्रोल निकाला और उस बॉडी पर डाला, और लाइटर से जैसे ही आग उस बॉडी पर लगाने लगा, उस राक्षस ने उन्हें उठाकर एक साइड फेंक दिया। शायद उसे पता था कि यह जल उठेगी तो वह भी मारा जाएगा। वह किसी को उसके पास नहीं आने दे रहा था। लाइटर भी अब उसी के पास था। इधर वह अपनी बॉडी के ऊपर खड़ा हुंकार मार रहा था। रॉकी ने थोड़ा पेट्रोल एक कपड़े पर डाला और संजना ने 2 पत्थर उठाकर आपस में मारे, जिससे चिंगारी निकली और कपड़े में आग लग गई। प्रीति ने बिना डरे वह कपड़ा उठाकर उस शैतान के नीचे पड़ी उस बॉडी पर डाला। राक्षस ने अपने पैर से उसे एक साइड फेंकना चाहा, मगर वह चूक गया और वह कपड़ा सीधा उस बॉडी पर पड़ा और उस बॉडी में आग लग गई। अब वह आग उस शैतान को भी जलाने लगी। वह चीखे मारने लगा, क्योंकि आग के साथ साथ वह भी जलने लगा था। वह उस बॉडी पर लेट गया और पूरी हवेली टूटने लगी थी। सब आदमी जो बाहर खड़े थे सब पीछे हट गए। सारी हवेली गिर रही थी। इधर उसका शरीर भी बुरी तरह से जल रहा था। चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी और एक शांति सी छा गई। पूरी हवेली भी नष्ट ही चुकी थी। यह सब वह बाहर खड़े देख रहे थे, क्योंकि वह हवेली से बाहर ही थे। आज तक शायद वह हवेली उस आत्मा की बदौलत ही खड़ी थी। धीरे धीरे सब शांत हो गया और वह आत्मा एक सफेद धुआं बनकर आज हवा में लीन हो गई। चारों बहुत खुश हुए और एक दूसरे को गले लगा लिया। वह वहां से बाहर आते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं। फिर होटल आकर आराम करते हैं और फिर वह जिम्मी से मिलकर वापस हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए पहुंचते हैं। तो अब रॉकी ने कहा, एक शैतान का और अंत हुआ। चारों हंसने लगते हैं। हाँ, अब प्रीति तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, संजना ने कहा। चारों घर पहुंचे और उनके पिता से मिले, तांत्रिक भैरवनाथ से मिले। अब हमें जाना होगा दोस्त, रॉकी ने कहा। आपने मेरी और प्रीति की जान बचाई। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आखिर मेरा भी फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। जरूर मित्र, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। संजना प्रीति के गले मिलती है और रॉकी सूरज के, और दोनों उनको अलविदा कहते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।